नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक शब्द है जो नाम आता है इंटरनेशनल लेवल पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात किसी सरकार के द्वारा यह गठित नहीं है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप के जरिए क्या हुआ है, कोलैबोरेशन होके एक मंच तैयार किया गया है, पब्लिक प्राइवेट। तो सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों ने मिल के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोलेंगे, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट बस इतना याद रखिए, किसी सरकार की नहीं है और अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जब भी एक नाम आएगा आपके सामने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शॉर्टकट में WEF, आपको याद रखना है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के जरिए एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना हुई है। स्थापना कब हुई है, टाइम पीरियड है इसका 1971 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे हुई है? स्विट्जरलैंड, बोलेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो कभी कभी पूछ लेता है स्थापना किसके द्वारा हुआ है, तो स्थापना है क्लास शवाब, एक नाम है व्यक्ति का जिनके द्वारा स्थापना किया गया है, क्लास शवाब। इतना आपको बेसिक थोड़ा सा जानकारी चाहिए किसी का भी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फुल फॉर्म है WEF का, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1971 में है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसकी स्थापना की गई है। और व्यक्ति जिसने इसकी स्थापना किया है उसका नाम है क्लास शवाब। क्या बोलेंगे? क्लास शवाब। करता क्या है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे मुद्दे को उठाता है, कोशिश करता है कि विभिन्न प्रकार के जो सेक्टर हैं उन पे कोलैबोरेशन हो, जैसे अर्थशास्त्री, निवेशक, फिर जो शिक्षा शास्त्री हैं, पॉलिटिशियन, इसके साथ सेलिब्रिटी जो भी है या फिल्म स्टार, पर्यावरणविद, इस तरीके से आपके जो लोग रहते हैं अलग अलग सेक्टर के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, अर्थशास्त्री हैं, वर्ल्ड के इन्वेस्टर हैं, कंपनियों के मालिक हैं, राजनीतिक हैं, वो सब एक मंच पे आते हैं। इनकी मीटिंग चलती है साल में एक बार, वह मीटिंग चलती है दावोस में। दावोस भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जो पहले आएगा स्विट्जरलैंड। तो दावोस सम्मेलन जब भी नाम आएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में एक सम्मेलन करता है। दावोस क्या है? तो दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है, पर्वत क्षेत्र में स्थित है। तो माउंटेन रिसोर्ट जगह है, एक छोटा सा शहर है जो माउंटेन में बसा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये दावोस। यहाँ पे मीटिंग होती है हर साल, अभी मीटिंग चल रही है, जनवरी में मीटिंग होते हैं, 4 दिन का मीटिंग चलता है। तो अभी की मीटिंग 15 से स्टार्ट है, 15 जनवरी से, और 4 दिन चलेंगे, 19 जनवरी तक चलेगी। तो सीधा नाम आ सकता है दावोस कॉन्फ्रेंस या दावोस एनुअल मीटिंग या दावोस क्या है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है।
आल्पस माउंटेन क्षेत्र है, उसमें बसा हुआ शहर है। जैसे हमारे यहाँ शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल ये माउंटेन इलाके में बसे, ठीक उसी तरीके से दावोस भी है। क्या होता है यहाँ पे एनुअल मीटिंग होती है इन सारे लोगों की। इसके अलावा अलग से इन्वाइटर होते हैं, तो वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं। किन मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, तो जो भी घटना चल रही है, मुद्दे हों, उस पर चर्चा करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, कोई भी चीज़ कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित कानून नियम कैसे होने चाहिए। तो इन सारे चीज़ों पे बात किया जाता है, अलग अलग को मंच दिया जाता है और दावोस में मीटिंग चल रही है। देखिए दावोस सम्मेलन में जो मीटिंग चल रही है, भारत के 3 स्टेट हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो दावोस मीटिंग से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन तीनों स्टेटों ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किए, समझौता किया इस बार। क्या बोलेंगे, जो 3 राज्य हैं भारत के, इन्होंने $1 बिलियन का समझौता किया है, यहाँ पे निवेश होने वाले हैं। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आए हुए थे, 3 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे दावोस में। इन्होंने बड़ी मात्रा में FDI आकर्षित करने की कोशिश की, समझौते किए, $1 बिलियन आ सकते हैं इन तीनों स्टेट में। तो इसमें आप किस सेक्टर में रहे हैं? बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर, नवीनीकरण ऊर्जा इन रिन्यूएबल एनर्जी में, फिर डाटा सेंटर, और इसके साथ फिर बोलेंगे आप कि सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा। अधिकतर डाटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित समझौते किए हैं तीनों स्टेटों ने। तो कंपनियां आ रही है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, साथ साथ में राजनेता आ रहे हैं, तो बेनिफिट भी जा रहा है। तो भारत के इन तीनों राज्यों को बेनिफिट सीधा सीधा गया है। एक इंफॉर्मेशन के अनुसार जो तेलंगाना है, ये रुपए में 1.7 ट्रिलियन रुपए, इतने का समझौता किया है। तो महाराष्ट्र अकेले 1700 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 1.7 ट्रिलियन है ना कि 1700, तो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो सकता है। तेलंगाना में 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और सेम इसी तरीके से कर्नाटक भी $1 बिलियन का FDI आकर्षित करेगा। तो ये बेनिफिट विशेष रूप से जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड का, जो नाम आ रहा है ये स्विट्जरलैंड। देखिए स्विट्जरलैंड यूरोप का कंट्री है, शांत प्रिय कंट्री है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे अधिकतर फिल्मों की शूटिंग के लिए लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, या फिर आरामदेह जीवन के लिए भी स्विट्जरलैंड जाते हैं। तो काफ़ी सारे रिसोर्ट के लिए, माउंटेन हिल स्टेशन के लिए ये फेमस है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑफिस है, मुख्यालय हैं। स्विट्जरलैंड क्या बोलेंगे, राजधानी है बर्न, और इसके कुछ शहर हैं, इसको पहले देखेंगे आप। जिनेवा, बेसल, दावोस, क्या बोलेंगे, जिनेवा, बेसल, दावोस, इसके अन्य शहर हैं। बर्न तो राजधानी हो गई है। जो जिनेवा है, जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के काफ़ी सारे ऑफिस हैं। अगर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस कहीं पे हैं तो वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही जगह पे अधिकतर केंद्रित है। अगर आपको एग्जाम के समय याद नहीं भी रहा किसी का पार्टिकुलर एजेंसी का नाम, तो 2 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, न्यूयॉर्क और जिनेवा।
तो उसमें आपको जिनेवा लगाना है ऑलमोस्ट, क्योंकि अधिकतर यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं कहाँ बोलेंगे आप, जिनेवा में है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद है बेसल। बेसल क्या है, तो बेसल में काफ़ी सारे संधि समझौते हुए हैं। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सेंटर के रूप में बेसल जाना जाता है। तो बेसल अपने बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के लिए फेमस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो फाइनेंशियल सेक्टर है। तो बेसल समझौते भी हुए। कभी भी बेसल नाम आता है बैंक का पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग सेक्टर, तो बेसल एक शब्द है। तो बेसल क्या है, बेसल बोले कि बैंक से संबंधित है, एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, कहाँ पे ये, स्विट्जरलैंड में। पुनः जब भी आएगा दावोस, तो दावोस से सीधा आपको याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है। तो स्विट्जरलैंड को ही चुना जाता है कि मीटिंग हो। अब यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड के बारे में एक चीज समझ लीजिए, पर कैपिटल लैंड है, इसका पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय $1,00,000 से भी अधिक है। तो अमेरिका से भी 2 गुना इसकी पर कैपिटा इनकम है। यूनाइटेड स्टेट इससे भी 2 गुना अधिक इनकम है। वर्ल्ड में एसडीआई रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप लेवल पे आता है। एक सांस्कृतिक कंट्री है। स्विट्जरलैंड पूरा माउंटेन इलाके बसा हुआ है। उस माउंटेन का नाम है आल्प्स पर्वत, जो यूरोप में है, आल्प्स। तो जो आल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड उसी पे बसा हुआ है। भारत में पहले जो फिल्मों की शूटिंग होती थी विदेशों में, उस पर टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्विट्जरलैंड था। लेकिन स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन कंट्री भी है। जो अधिकतर ब्लैक मनी का पैसा जमा होता है वो स्विस बैंक में होता है। तो स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। भारत के मोस्टली ब्लैक मनी कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में। नाम जानते होंगे स्विस बैंक, बार बार आता है स्विस बैंक। ये स्विस क्या है, तो स्विस मतलब स्विट्जरलैंड। तो स्विस बैंक में पैसा डिपॉजिट है। कुछ फैक्ट है, एक बार फिर से हम आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारी रिपोर्ट जारी करता है, और वह रिपोर्ट जो है साइंटिफिक तौर तरीके से अपनाए जाते हैं। फिर भी कुछ आलोचना तो होती है इसकी। फिलहाल रिपोर्ट देखिए कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये भी पूछता है रिपोर्ट के बारे में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में पार्टिकुलर कंट्री का रैंक क्या है, विशेषकर अगर भारत है तो भारत के संदर्भ में रैंक पूछता है। तो अभी हमको रैंक नहीं देखना, ओनली एक बार रिपोर्ट देखते हैं कि कौन कौन सा पहले रिपोर्ट जारी करता है। बोलेंगे ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, फिर है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा। मतलब यहाँ देखिए ग्लोबल मतलब क्या होता है, वैश्विक। ग्लोबल बात की है तो वैश्विक। वैश्विक आईटी रिपोर्ट हो गया। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित रिपोर्ट। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से संबंधित रिपोर्ट। वैश्विक टूर एंड ट्रेवल, टूर एंड ट्रेवल अर्थात इसको क्या बोलेंगे, तो ग्लोबल टूर एंड ट्रेवल रिपोर्ट। लास्ट में सबके रिपोर्ट जोड़ते चलिए। फिर बोलेगा एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। देखिए एक नाम है, कैसे याद करना है इसको, पहले रिपोर्ट में कभी पूछ लेता है रिपोर्ट कौन जारी करती है, ऑप्शन दे देता है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुछ 4 ऑप्शन देते हैं, वर्ल्ड बैंक, WTO, या फिर IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये ऑप्शन में आता है रिपोर्ट को लेके। और हर एग्जाम के पीटी में एक ना एक रिपोर्ट जरूर पूछा जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, आपको रैंकिंग भी देखना होता है।
तो रैंकिंग के लिए तो मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल समझिए कि कैसे तैयारी करना है इसको। इतने सारे रिपोर्ट हैं तो संभव नहीं है आप रिपोर्ट याद कर पाएंगे। जब भी इस तरीके का नाम आता है ग्लोबल, हर जगह जब भी ग्लोबल आएगा तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्लिक करना है, राइट मारना है। देखिए, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल टूर एंड ट्रेवल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, नाम दिख रहा है आपको ग्लोबल ग्लोबल। फिर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ये थोड़ा अलग है, इसमें ग्लोबल नहीं आया। तो ग्लोबल शब्द मोस्टली इसी के द्वारा जारी होते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ग्लोबल आईटी हो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हो, प्रतिस्पर्धा, अर्थात कौन सी कंट्री की प्रतिस्पर्धा क्षमता अधिक है, किस जो देश है उसकी आईटी पावर अधिक है, आईटी दक्षता अधिक है, किस देश में जेंडर गैप कम है, महिला पुरुषों के बीच में भेदभाव कम होता है, और किस देश में टूर एंड ट्रेवल, यात्रा को लेके सुविधा अधिक है, यात्रा में टॉप नंबर पे। इस तरीके से चार रिपोर्टें हुए। और ऊर्जा, एनर्जी ट्रांजिशन, कि एनर्जी को लेके कौन सा देश कितना परिवर्तनशील है, जीवाश्म ईंधन को छोड़ के नवीनीकरण ऊर्जा को और टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट अलग से है। अब सवाल है कि इसमें रैंकिंग क्या होगी। जैसे ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जारी करता है तो इंडिया की रैंक क्या होगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जारी करता है तो इंडिया की रैंकिंग क्या होगी। तो आपको देखना होता है टॉप लेवल पे ऊपर फर्स्ट नंबर पे, अंत में, और इंडिया की रैंक। तो कुछ ही याद करना है, 192 कंट्री याद नहीं कर सकते आप। टॉप पे कौन है, पहले टॉप पे, अंत में कौन है, और भारत की रैंक क्या है। तो इसके लिए अलग से मैं आपको सूची बताऊंगा, क्योंकि इसमें अन्य संस्थान बच रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक है, WTO, IMF, इसकी भी अलग से रिपोर्ट आती है, उसमें भी रैंक होते हैं। फिलहाल ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में मीटिंग चल रही है। भारत एक डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है, इस बार का स्टेटमेंट क्या आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, देखिए इसमें जो कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है यदि महिलाओं के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, जो वीमेन है, वीमेन हेल्थ की बात कर रहा है, कि अगर वीमेन हेल्थ इस पे खर्च करे सरकार तो 1.7% की दर से ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी। अर्थात अभी जो भी जीडीपी बढ़ रही है, मान लेता हूँ अभी में जो वर्ल्ड की जीडीपी है 2.3% की दर से बढ़ रही है, तो इससे 2.3% में 1.7% और जुड़ सकता है जीडीपी। कैसे जुड़ सकता है, अगर महिला के स्वास्थ्य पे, उसके पोषण पे खर्च किया जाए विशेष रूप से, तो 1.7% की दर से ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी। और हर साल ग्लोबल जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी में $1 ट्रिलियन जुड़ते चला जाएगा। तो विश्व की जो भी जीडीपी है उसमें हर साल 1 ट्रिलियन जोड़ने की पावर है डॉलर में। ओनली महिला के हेल्थ को लेके ध्यान रखे, सरकारें ध्यान रखे, प्राइवेट कंपनियां ध्यान रखे विशेष रूप से, तो संभव है जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है। बस यही है, बने रहिए टू डू ऐसे, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ।